अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर वजाद, आपका होस्ट, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों पे खैरियत से होंगे, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। इसीलिए 11 बजे संडे को हम ये शो रखते हैं कि आप लोग सारे मिलके देखें और काम की बातें सीखें। जैसा कि हम जानते हैं कि पोलियो के मसाइल अभी तक हमारे पास हैं और हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द इससे हम जान छुड़ा सकते हैं। आज हमारे पास पोलियो के टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत कुछ है। साथ साथ हमने आज बहुत ही काम का टॉपिक उठाया है, जो कि मैंने आपको बताया बहुत काम का, रेस्पिरेटरी हेल्थ, सांस लेने के हवाले से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें मिल सकती हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे। अगर किसी को एस्थमा हो, अगर किसी के सीने में बलगम हो या तेज़ सांस लेता हो, और अगर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सुबह उठने के बाद उसको जनाब सीने में बलगम आता हो, सांस लेने में दुश्वारी होती हो, तो उसको क्या करना चाहिए। तो इन्हीं टॉपिक्स को लेके हमारे पास एक्सपर्ट्स होंगे जो कि बात करेंगे सांस की दुश्वारियों के हवाले से और उसकी बीमारियां, और दूसरा पोलियो को कैसे पाकिस्तान से निकालें और अपने घर से तो निकालना है, और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ सेविंग हैक्स। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। अमूमन मेरे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मेरी बड़े कमर में दर्द है, मेरे मसल्स टाइट हो रहे हैं, गर्दन में खिंचाव सा हो रहा है, शोल्डर जो है स्टिफ हो गया है, बिस्तर से उठा नहीं जाता। सो के तो मैं उठ जाता हूँ 9 बजे, लेकिन मैं बिस्तर में पड़ा रहता हूँ 11-11 बजे तक। भाई क्यों? तो आज हम बताएंगे कि अगर आपको इन मसाइल का शिकार हो, अगर आप लेज़ी हो रहे हो, जिस्म में दर्द हो, मसल्स में पेन हो, तो आपको क्या करना चाहिए। हमारा फेवरेट सेगमेंट होता है लाइफ सेविंग हैक, तो हम इस पर बात करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ हम लेके आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि पूरे घंटे आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहना है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में अभी भी पोलियो के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद है 82, और ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। इस बारे में हम मजीद बात करेंगे अपने फेवरेट सेगमेंट में, जिसका नाम है ऑल अबाउट वैक्सीन। जी, तो हम बात करने जा रहे हैं पोलियो एरेडिकेशन के ऊपर, जो हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, और इसी हवाले से हम आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ पे बैठ के। आज भी हमने एक अपने माहिर को बुलाया है जो बेसिकली पीडियाट्रिशियन है, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। डॉक्टर साहिबा का नाम है डॉक्टर सुंबुल मोहित, और जनाब ये अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के अंदर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। आइए इनके साथ हम बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजर रहा है आपका संडे? अच्छा गुजर है, आपने बुला लिया। डॉक्टर से कोई संडे नहीं होता वैसे ही। डॉक्टर एग्जैक्टली, और ख़ास तौर पे उन दिनों जब नई नई कैंपेन ख़त्म हुई हो। बिल्कुल। अच्छा, यही मैं बात करने जा रहा था कि अभी तीसरी कैंपेन भी हमने स्टार्ट की हो, ख़त्म हुई, और कोशिश हमारी यही है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, ताकि बार बार एक बात को हम करते हैं। आपको कैसा लगता है कि ये कैंपेन कितनी सूदमंद साबित हो रही है? देखिए, इस कैंपेन को, ये 3rd कैंपेन है इस साल की। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू दूँ कि हम ये कैंपेन्स क्यों करते हैं। हमारा जो ग्लोबल टारगेट था वो ये था कि 2005 तक हम पोलियो फ्री कंट्री कहलाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका। 3 मुल्क रह गए थे, नाइजीरिया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, जहाँ पे पोलियो था। सही। नाइजीरिया भी उससे निकल गया। अब सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पोलियो के केसेस हैं। 2015 में हमारे पास, अगर मैं सही हूँ तो 24 केसेस थे, और 2019 में जब हमारे पास कोविड भी आ गया था तो हमारे पास 147 केसेस थे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, एक डिज़ास्टर था कि एक तरफ हमें कोविड को से भी फाइट करना था, और जो एक पुराना वायरस है जो सारी दुनिया से ख़त्म हो गया, हमें उससे भी लड़ना था। सही। अभी तक नवंबर में 82 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये भी एक बड़ा फिगर है कि जहाँ दुनिया में एक भी केस नहीं है, और वहाँ पे हम 82 केसेस लेके बैठे हुए हैं। तो उसमें सारे प्रोविंसेस शामिल हैं, पंजाब भी, सिंध भी, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, मुझे ये बताया डॉक्टर साहबा कि रिसेंटली नाइजीरिया ने इससे जान छुड़ाई है, और माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से, तो क्या हम उनकी हिकमत अमली को फॉलो नहीं कर सकते? उन्होंने क्या किया? अगर एक यहाँ से एक टीम वहाँ पे जाए और उसको पॉलिसी को पकड़ के लाए और हम अपने मुल्क में करें, तो शायद इसका हमें फ़ायदा नहीं होगा। नॉट रियली। देखिए, हमारे यहाँ ना बहुत सारी चीज़ों को गुर्बत पे डाल देते हैं, लेकिन पोलियो वो बीमारी है जिसका गुर्बत से कम ताल्लुक़ है, और जहालत से, अनअवेयरनेस से और ज़िद
कत्तीपन से और हड हरामी से ज़्यादा ताल्लुक है। सही बात है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो ये समझती हैं कि पोलियो के कतरे उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जो तौलीदी निज़ाम है, उसको मुतासर करते हैं। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि हमारी आबादी तो कम नहीं हुई, हमारे इतने सारे फैमिली प्लानिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, वो काम करें, फिर भी आबादी कम नहीं हुई, लेकिन पोलियो के केसेस बढ़ रहे हैं। प्लीज़ अपने फोकस को ठीक कीजिए, अपने दिमाग में जो आपके मिसकंसेप्शंस हैं उनको क्लियर कीजिए। पोलियो के 2 कतरे अगर वो फ़र्ज़ करें कि वो समहाउ ख़राब हो गए हैं, उनकी कोल्ड चेन ब्रेक हो गई है या वो एक्सपायर हो गए, तो वो फ़ायदा नहीं करेंगे ना, लेकिन वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे वो करेंगे। हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, वो ये कि जो पोलियो के मेंबर्स हैं, जो टीम है, अभी तक 3 करोड़ 90 लाख बच्चों को कतरे पिला चुकी है, और ये बहुत बड़ी तादाद है। आप सोचें कि जो मेंबर्स हैं ये आपके पास जाते हैं, आपके बच्चों की मदद करते हैं, आपके बच्चों का फ्यूचर सही करने की कोशिश करते हैं। आप लोग का भी काम है कि उनको उनके साथ ताउन करें। तो आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइए। जी, वेलकम बैक। तो बात हो रही है पोलियो एरेडिकेशन की, और हमें उसमें चाहिए आपका ताउन। आपके ताउन के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहबा हमारे साथ बैठी हैं, मज़ीद सवालात करते हैं। डॉक्टर साहबा ये बताएं कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं, जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके जो माँ बाप हैं वो शुरू में बड़े डरते भी हैं और बड़े मिसकॉन्सेप्शन का शिकार होते हैं। तो क्या क्या मिथ्स हैं जिसकी वजह से ये पोलियो के कतरे पिलाने से कतराते हैं? अच्छा, सिर्फ पोलियो के कतरों से नहीं, बाकी वैक्सीनेशन से भी बहुत सारे पेरेंट्स रिलक्टेंट होते हैं। तो मेरा एक तो गायनाकोलॉजिस्ट को और पीडियाट्रिशियंस को ये मैसेज होता है कि आप ज़रूर मदर को पूरे 9 मंथ्स में जब वो एंटीनेटल केयर पे आए तो उसको आप बताइए कि आपकी सेहत और बच्चे की सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसमें वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, वजह बीमारियां बहुत सारी होती हैं ना, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं उनको हम 2 तरीके से उनसे बच सकते हैं। और पोलियो बीमारी नहीं है, पोलियो एक डिज़ास्टर है। पोलियो, नज़ला खांसी ज़ुकाम होगा ना, हम ठीक हो जाएंगे, टाइफाइड होगा, हम ठीक हो जाएंगे। पोलियो से लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी होती है, नो डाउट। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि 22 करोड़ की आबादी में सिर्फ 142 केसेस हैं या 82 केसेस इस साल के हैं, तो आप ये देखें कि उन 82 बच्चों का क्या कसूर, उनकी तो एक ही ज़िंदगी है ना, आपने उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि वालिदैन से ज़्यादा उनके बच्चों से कोई मोहब्बत नहीं करता। वालिदैन के लिए मैसेज है कि अगर आप अपने बच्चे को सेहतमंद देखना चाहते हैं और तमाम उम्र की के अपाहजपन से या मफलूज होने से बचाना चाहते हैं, तो प्लीज़ पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। दूसरा मैसेज ये है कि पोलियो के कतरे जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, जो आप पीडियाट्रिशियन के पास आते हैं और हम जो बर्थ से लेके 5 ईयर्स तक का जो हम शेड्यूल डे 1 पे दे देते हैं पेरेंट्स को, उसके अलावा जब भी कैंपेन्स हों या स्कूल में टीम्स जाएं तो अपने बच्चे को ज़रूर पोलियो के कतरे पिलाएं। हर बच्चा हर बार, ये हमारा एक स्लोगन है कि हर बच्चा हर बार। अगर आपने 1 हफ्ते पहले पिया हुआ है ना और फिर आपके पास टीम आई है तो आप उसको दोबारा वैक्सीनेट करें। कुछ सवालात हैं डॉक्टर साहब, हैं तो बहुत सारे, लेकिन टाइम हमारे पास कम है, तो मैंने उनमें से 1-2 इम्पॉर्टेंट चूज़ किए हैं कि पोलियो के कतरे पिलाने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं? एग्जैक्टली नहीं, ये मैं क्लेम कर रही हूँ कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ओके, ठीक है। अगर पोलियो के कतरे ख़राब हो गए तो भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अगर वो ठीक हैं तो भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और पोलियो के कतरे बार बार पिलाने का मकसद ये कि आपका वो बच्चा जिसने पिए वो तो इम्यून हो गई, लेकिन उसका जितना भी सैनिटरी दूसरे पानी में जाएगा और जहाँ तक बच्चे और उन आबादियों में जाएगा जहाँ बच्चे वैक्सीनेट नहीं हो रहे हैं, उनको भी उससे फ़ायदा होगा। जी। अच्छा, एक सवाल और कि अगर मेरे बच्चे के रीसेंट कतरे पिलाए गए हों और दोबारा से टीम आ जाए तो मैं क्या करूं? हर बच्चा हर बार। अच्छा जी, मतलब 10 दिन हो गए हो, 15 दिन हो गए तो हम पिला सकते हैं? नो इशू एट ऑल, नो इशू। ठीक। कौन सा मैक्सिमम एज है जहाँ पे कतरे पिलवाना हम रोक दें? एक माँ ने, मतलब एक बच्चा कितने साल का हो जाए
कि उसके बाद फिर नहीं ज़रूरत है? देखिए, जो हमारे मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स हैं वो 5 इयर्स तक के बच्चों में बहुत ज़्यादा हैं। तो 5 साल तक तो हम इसको रूटीन में रखते हैं। जितनी हमारी कंपेन्स हैं हम उनमें 5 साल तक के बच्चों को ज़रूर रखते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब आप कहीं अब्रॉड ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको पता है कि ये कंपलसरी है, तो हम लोग भी पी सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और वही बात है कि आप बाहर जाने के लिए खुद तो पी लेंगे, लेकिन आप अपने बच्चे को जहाँ उसका पूरा फ्यूचर सामने खड़ा है वहाँ आप उसको अवॉइड करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करें। अच्छा, मुझे एक सवाल और बताएं कि ऐसे माँ बाप जो, बल्कि एक मैसेज आप इनको दें कि ऐसे माँ बाप जो बार रिफ्यूज़ करते हैं कि हमें अपने बच्चे को कतरे नहीं पिलाने, उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और वो अपने बच्चों से सौतेलापन ना करें। एक बच्चा अगर अपाहज हो, आप उसके शूज़ में अपने फुट डाल के देखिए कि उसकी लाइफ किस तरह की है। छोटे छोटे से क्लिप्स हम देखते हैं किसी ऐड में कि कोई बच्चा फुटबॉल खेल रहा है और दूसरा सिर्फ उसको देख रहा है, तो उसके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, ये बीमारी नहीं है, ये एक डिज़ास्टर है, ये एक सारी उम्र का एक अलमिया है और ये रिवर्सिबल नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि आप कितनी फिजियोथेरेपीज़ करवा दें, अगर आप एक दफ़ा पोलियो का शिकार हो गए, पोलियो वायरस आपकी नर्व्स में बैठ गया, आपके असाब में शामिल हो गया, तो फिर ये इरिवर्सिबल है, फिर ये किसी भी दवा से ठीक नहीं होगा और सारी ज़िंदगी की माजूरी है। तो बेहतर है कि एहतियात करें, पानी उबला हुआ इस्तेमाल करें, साफ़ पानी इस्तेमाल करें, और वैक्सीनेशन जो सस्ती बग़ैर किसी पैसों के आपके अपने डोर स्टेप पे आ रही है उसको रिफ्यूज़ ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत ही काम की बातें हमें बताई। अगर अकल हमारे अंदर हो और थोड़ा सा शऊर हो तो मेरे ख्याल से ये एक शो का सेगमेंट आपके बच्चे की ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। मैं जानता हूँ कि हमारे माशरे में इल फाउंडेड बिलीव्स बहुत होते हैं, जैसे कि काली बिल्ली रास्ता काट देती है और हम पूरी ज़िंदगी इस पर गुजार देते हैं। इसी तरह पोलियो के हवाले से मिसकॉन्सेप्शन और मिथ्स हैं। जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा कि तौलीदी निज़ाम से इसका कोई लेना देना नहीं है और ये कोई किसी की लॉबी नहीं है, ये सिर्फ आपके बच्चे को ठीक करने की पॉलिसी है। अगर आपको अपने बच्चे से प्यार है तो शॉपिंग भी कराएं, उसको घुमाएं, पार्क में भी लेके जाएं, लेकिन प्लीज़ अपने बच्चे को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, क्योंकि एक डॉक्टर अच्छी तरह जानता है कि एक बार किसी को पोलियो हो जाए और वो माजूर हो जाए तो आप 1 करोड़ रुपये भी खर्च कर देंगे, लेकिन उसकी माजूरियत जो है वो वापस नहीं आ सकती। इसी के साथ इस सेगमेंट को ख़त्म करते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ हम जाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे मौसम की तब्दीली के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि मौसम बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है और इसमें हमारे जिस्म में और पट्ठों में बड़ा दर्द होता है। ये तमाम बातें हम करेंगे अपने फेवरेट सेगमेंट के, जिसका नाम है लाइफ सेविंग हैक्स। जनाब, अगर मौसम की तब्दीली आपको भी जनाब असरअंदाज कर रही है तो हम आपको बताएंगे, अगर आपके जिस्म में या पट्ठों में दर्द है, ख़ासतौर पर मसल्स के अंदर टेंडरनेस है, तो आप कोल्ड थेरेपी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आइस पैक्स को आप मुतासिरा जगह पे लगाएं और 10 से 15 मिनट वहाँ पे मसाज करें। तो इससे क्या होगा, आपके मुतासरा जगह का जो दर्द है, जो सख्ती है, वो कम हो जाएगी और वहाँ की ख़ास तौर पे इन्फ्लामेशन, सोजिश, उसमें भी वाज़े कमी देखी जा सकती है। दूसरा हम बात करेंगे सॉल्ट सोल्यूशन, गर्म पानी में नमक डालें और उसको थोड़ा सा गर्म करें, मतलब कुनकुना करें, और उसमें अपने पैरों को डाल के रख सकते हैं। जितनी देर आप अपने मुतासरा जगह को उसमें रखेंगे उतने ही तेज़ी से वहाँ की जो सोजिश है, दर्द है और ख़ास तौर पे टाइटनेस है, वो कम हो जाएगी और आपको बड़ी राहत मिलेगी। आगे हम बात करते हैं मस्टर्ड ऑयल की। मस्टर्ड ऑयल तो काफ़ी चीज़ों में काम आता है, तो यहाँ पे भी ये बाकायदा बता रहा है कि अगर मस्टर्ड ऑयल का मसाज हम मुतासरा जगह पे या ख़ास तौर पे पाँव में और हाथों में डेली करें खुश्क मौसम में, तो इससे आपका जो एक किस्म का नर्व कंप्रेशन है, जो पेन भी है, वो कम होगा और आपकी सोजिश या आपकी सनसनाहट, जिसको आम अल्फाजों में कहते हैं, उसमें बहुत बेहतरी आती है। आगे हम बात करेंगे जिंजर टी। जी जनाब, क्या बात है, हर चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है और अगर आप रोज़ाना 1 या 2 बार आप पीते हैं तो इससे आपके जिस्म के दर्द, ख़ास तौर पर मसल्स जो होते हैं, जो बॉडी एक है, जो मसल्स की टाइटनेस है, शोल्डर्स की, गर्दन की, ये बड़ी तेज़ी से कम होती है और आपको बहुत राहत महसूस हो सकती है। और आगे हम बात करेंगे हल्दी और शहद। ऐसा लगता है कि हर बीमारी का इलाज हल्दी और शहद में होता है,
तो यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि अगर आप हल्दी को और दूध में मिलाएं और उसमें शहद भी मिलाएं और थोड़ा सा गर्म करके पिएं तो आपके बॉडी के तमाम दर्द बड़ी तेज़ी से निकल जाते हैं। और अगर इसको आप रोज़ाना पिएं, चाहे आपके दर्द हो ना हो, तो ऑलरेडी आप इस मौसम में बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। चेरी जूस का नाम आपने सुना होगा, ये मेरे लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं आपको ये शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप चेरी जूस का इस्तेमाल इस मौसम में या वैसे भी करें तो इससे पेरिफेरल न्यूरोपैथी में बड़ी बेहतरी आती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होती है? ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट के हाथ और पैरों के अंदर जनाब उनकी उंगलियां सुन्न होने लगती हैं, सनसनाहट होती है, महसूस नहीं होती हैं। तो अगर वो अपने इलाज के साथ साथ ये भी करेंगे तो उनकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी में बेहतरी आएगी और उनके दर्दों में भी बहुत वाज़ेह तौर पे कमी देखी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लाइफ सेविंग हैक्स पसंद आया होगा और उसको फॉलो करें। बहुत चीज़ों से आपकी जान छूट जाएगी, ख़ास तौर पर मसल्स पेन। तो अब हम जाते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट के ऊपर जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। ठंडे मौसम में कुछ हो ना हो, सांस लेने की दुश्वारी और सांस लेने की बीमारियां तो आ ही जाती हैं। लेकिन कोविड की वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आया कि ये मर्स कोविड की वजह से है या हमारा कोई पुराना है। इसी हवाले से डिटेल में बात करने के लिए हमने अपनी एक माहिर डॉक्टर को बुलाया है जिनका नाम है डॉक्टर फातिमा ज़ैना। शी इज़ अ कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में होती हैं। आइए मजीद इनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। थैंक्स कि आप हमें ज्वाइन किया आपने। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, मौसम चेंज हो गया है और मौसम जैसे जैसे चेंज हो रहा है आपके पास पेशेंट्स भी यकीनन बढ़ रहे होंगे जी। तो हम बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं लोगों के लिए कि सांस लेने की कौन कौन सी दुश्वारियाँ हो सकती हैं, कैसे टाइप की? कॉमन प्रेजेंटेशंस जो हमारे यहाँ सबसे कॉमन प्रेजेंटेशंस हैं उसमें दमा है, सिगरेट पीने वाला दमा है, एज़मा, COPD जिसको हम कहते हैं। ठीक है। और उसके अलावा एलर्जिक राइनोसाइनसाइटिस है जिसके साथ कभी कभी एज़मा एसोसिएटेड होता है। इन्फेक्शंस हैं जिसमें कॉमन निमोनिया है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है। और उसके अलावा TB भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। फिर कुछ लंग से स्पेसिफिक डिजीज़ेज़ हैं जिसमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ेज़ हैं, ठीक है, ब्रोंकाइटिस है, लेकिन इनकी परसेंटेज जो है वो थोड़ी सी कम है। बहुत कम तो मैं नहीं कहूँगी, उसमें आई थिंक एक मेजर फैक्टर ये भी है कि वो डायग्नोज इतना नहीं हो पाती हैं या पेशेंट प्रेजेंटेशन इतनी लेट होती है कि वो हमें डायग्नोज करते करते टाइम आ जाता है। लेकिन ये जो विंटर का सीज़न है ये स्पेसिफिकली एज़मा, COPD और नमोनिया के हवाले से काफ़ी ख़राब होता है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये वीक लंग्स की चीज़ होती है या किसी को हम कैसे समझाएं कि तुम्हारे लंग्स वीक हैं, और अगर वीक हैं तो क्या अलामात इसके आपने देखे होंगे? देखिए, वीक लंग जो है वो एक लेमन टर्म है, ठीक है ना, कि आपके लंग्स कमज़ोर हैं या फेफड़े कमज़ोर हैं। अब वो किस वजह से कमज़ोर हैं उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्या वही अगेन दमा है, COPD है, या फिर जैसे मैंने पहले कहा कि कोई फाइब्रोसिस का प्रॉब्लम है या ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से लंग वीक हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियसली लंग को मुतासर करती हैं, तो वो वीक इस सेंस में हैं कि तो कोई बेसिक सिम्टम्स क्या नज़र आती हैं कि किस वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि मुझे कोई ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं? देखिए, सांस फूलना सबसे कॉमन चीज़, सांस फूलना, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सांस फूलने को लोग रजिस्टर ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। वो रजिस्टर उस वक्त करते हैं जब सांस इस हद तक फूलने लग जाती है कि वो उनकी डेली एक्टिविटीज़ हम पर होने लगती हैं, ठीक है। तो वरना हमारे यहाँ अरे ठीक है, कावा पी लिया, स्टीम ले ली, इस किस्म के काम कर ली, ठीक है ना। तो वो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो फिर जिस वक्त ज़ाहिर होती हैं या जिस वक्त ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं उस वक्त तक हमारे पास ट्रीटमेंट का मार्जिन कम हो जाता है, क्योंकि लंग्स जो हैं वो अच्छे खासे मुतासर डैमेज हो चुके हैं। ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, SOB जिसको कहते हैं, ये क्या है और आजकल मौसम के लिहाज से इसमें चेंजेस आते हैं या नहीं आते? हाँ, बिल्कुल आते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि अंडरलाइन कंडीशन क्या है। सांस फूलने को हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। ठीक। या दम घुटने की कैफियत अक्सर मरीज बताते हैं कि डॉक्टर साहब दम घुटता है हमारा, ठीक है। एज़मा में कॉमनली बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है। उसके अलावा एज़मा में जो है वो बेसिकली एपिसोडिक होता है, ये मतलब होता है फिर ठीक हो जाता है, फिर होता है फिर ठीक हो जाता है, अटैक की फॉर्म में होता है। लेकिन कुछ डिजीज़ेज़ हैं जिसमें फाइब्रोसिस है, COPD है, उसमें बेसलाइन के ऊपर ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ प्रेजेंट होती है, और फिर जब वो सीज़न ख़राब होता है या कोई इन्फेक्शन होता है तो फिर वो मज़ीद ख़राबी की तरफ चली जाती है।
क्या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में ये भी होता है कि तेजी से आदमी सांस शैलो ब्रीथिंग करने लगता है? बिल्कुल शैलो ब्रीथिंग होने लगती है। ठीक है। एयर हंगर की कैफियत होती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, वो ये कि सिर्फ लंग्स की बीमारियाँ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं कराती हैं। ठीक ठीक। तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ा सा एक आम आदमी के लिए कि सांस फूलने की वजह हार्ट की कमज़ोरी भी होती है। हार्ट की कमज़ोरी, ठीक। अब हम बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से, जो कि हमें शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ होता है और बहुत सारी बीमारियां हैं, ख़ास तौर पे एलर्जिक एस्थमा। तो आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, दम घुटना या तेजी से सांसें लेना किन किन चीज़ों में हो सकता है और कोविड में कैसे हो सकता है, आइए जानते हैं डॉक्टर साहिबा से। जी डॉक्टर साहिबा। मैंने बताया जैसे कि पहले के जो बीमारियों के बारे में मैंने बता दिया था। कोविड के हवाले से आजकल प्रेसिंग इशू है कि कोविड से रिलेटेड जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कशन है। एक चीज़ तो सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूँगी कि कोविड 70 to 75% पेशेंट्स में होके ठीक हो जाता है, ठीक है ना। उन पेशेंट्स में जिनमें पहले से कोई प्रॉब्लम मौजूद हो, या जैसे कि आपने कहा कि वीक लंग्स हैं जिनके, उनमें जो है इसकी सिवियरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और पेशेंट टू पेशेंट वेरिएबिलिटी बहुत है, पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी बहुत है कोविड के हवाले से, लेकिन लंग्स की इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली कोविड में मेजर इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और उसके साथ इन्वॉल्वमेंट जब होती है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। मैं भी जिन्ना हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में जाता हूँ, काफ़ी मरीजों से मेरे मुलाकातें भी हुई हैं, ठीक होते हैं तो मैंने बहुत ज़्यादा ही देखा है। एक सवाल है आम लोगों के लिए, बताएं ये वेंटिलेटर क्यों इस्तेमाल किया जाता है कोविड? देखिए, कोविड में हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ठीक है। और अभी तक जो मेडिसिन हम दे रहे हैं वो सारी की सारी, उनमें से बेशतर मेडिसिन के हवाले से जो बाहर ममालिक में भी स्टडीज़ हुई हुई हैं, उसमें यही है कि कुछ मेडिसिन काम करती हैं, कुछ मेडिसिन काम नहीं करती हैं। फिर दूसरी बात ये कि हमारी एशियन रेस एक बिल्कुल डिफरेंट रेस और एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कोविड ने प्रेजेंट किया है इस रेस। बिल्कुल। तो हमारा जो मकसद बेसिकली होता है, प्राइमरी एम जो होता है वो ये होता है कि पेशेंट को सपोर्टिव केयर दी जाए, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन है और रेस्पिरेटरी सपोर्ट देने के लिए जो हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो उसकी जब ख़त्म हो जाती है एफिकेसी और जब लंग्स की मेजर इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि सिवियर डिजीज़ होती है, तो फिर हमें वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट को डालना है। अच्छा डॉक्टर साहब बताइए कि एस्थमा के पेशेंट ने हमसे पूछा है कि जिसको एस्थमा की हिस्ट्री हो, क्या उसमें कोविड-19 ज़्यादा बुरी तरह असरअंदाज हो सकता है या नॉर्मल लोगों? नहीं, बिल्कुल ज़्यादा बुरी तरह असरअंदाज हो सकता है। अच्छा। लंग्स की वीकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिवियरिटी। अगर लंग्स ऑलरेडी वीक हैं किसी भी हवाले से, तो उसमें जो है वो सिवियरिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसीलिए हम अपने जो पेशेंट्स हैं, जो दमे के या बाकी जो पेशेंट्स हैं, उनको हम बार बार रीइंफोर्स करते हैं कि अपनी मेडिसिन टाइम पे लें। अच्छा, और बिल्कुल जो है वो अपने आप को ख्याल रखें, सेफ रखें, मास्क पहने, हैंड वॉश करें। एक दो तीन और सवाल जल्दी करते हैं कि क्या एज से इसका कोई ताल्लुक है या एक अभी तक ये मिथ है? कोविड-19 का बिल्कुल ताल्लुक है। इंक्रीजिंग एज में सिवियरिटी बढ़ती है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, अगर एज ज़्यादा होगी तो फिर इसका मतलब है कोविड की जो कॉम्प्लिकेशन है वो ज़्यादा, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं, सिवियरिटी ज़्यादा है, लंग की इन्वॉल्वमेंट या अदर ऑर्गन सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट। सही। अच्छा, जो लोग सिगरेट पीते हैं, शीशा करते हैं या वेपिंग करते हैं, मैंने तकरीबन बहुत सारे लोगों से पूछा, इससे तो बल्कि लंग्स मजबूत होते हैं तो कोविड के लिए लड़ते हैं। तो आज मेरे पास चैंपियन बैठी हुई है, तो मुझे आप बताएं कि ये क्या मिथ है, किस हद तक? स्मोकिंग से तो किसी भी किस्म का ऑर्गन जो है वो स्ट्रेंथन नहीं हो सकता। सही। स्मोकिंग जो है वो जिस्म के हर ऑर्गन को मुतासिर करता है और सबसे ज़्यादा लंग्स को मुतासिर करता है। तो ये गलत फहमी है बहुत मेजर कि लंग्स स्ट्रेंथन होते हैं। लंग्स बिल्कुल स्ट्रेंथन नहीं होते। आपके लंग्स बहुत वीक हैं अगर आप स्मोकिंग करते हैं। मतलब जो लोग टोबैको यूज़ करते हैं, स्मोक करते हैं, उनके लिए कोविड-19 एक मतलब सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जा सकता है। बिल्कुल इट कैन बी डिजास्टरस इन दोस पेशेंट्स। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं खाने पीने में जो हमें थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए, कुछ आइडिया? कोविड-19 के हवाले से तो कोई स्पेसिफिक फूड नहीं है, लेकिन हम विंटर्स में ये कहते हैं कि खट्टा और ठंडा थोड़ा सा जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे यूजुअली अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम मुतासर होता है। और जब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम मुतासर होता है तो वो पेशेंट्स जिनके लंग्स वीक होते हैं, यानी एजमेटिक्स या कोई ऐसे पेशेंट्स, उनमें फिर वो फ़ौरन
इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो वो कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक कोई फूड या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके हवाले से कोई ऐसा खाना है जो अवॉइड भी करना चाहिए या ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन है कोविड में। हाँ नहीं जो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की जो पेशेंट्स हैं उनके हवाले से। देखिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, विंटर सीजन है फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का, ठीक है, और सिट्रस फ्रूट्स हैं वो दिल चाहता है खाने का, लेकिन खट्टा अवॉइड करें, फ्रिज में रख के ना खाएं, रूम टेम्परेचर पे खाएं। बाकी खाने पीने में स्पेसिफिकली किसी चीज़ की ममानियत नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी बहुत है, किसी को दही नुकसान करता है, किसी को चावल नुकसान करता है, किसी को, ठीक है ना, तो वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है मत लीजिए। अच्छा, ठंडा पानी और ठंडे मशरूबात, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं लेने चाहिए और अवॉइड करना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं, नॉट चिल्ड। अच्छा। एक आजकल तो रूम टेम्परेचर भी अच्छा खासा ठंडा होता है, तो मेरे ख्याल से रूम टेम्परेचर काफी है, बिल्कुल चिल लेने की जरूरत नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, लोग एक्सरसाइज नहीं करते, लोग अभी तक इस प्रायोरिटी को सबसे नीचे रखते हैं और बीमार होते हैं और हज़ारों रुपए की दवाइयाँ खरीदते हैं। मैं खुद देखता हूँ कि पक्के मेडिकल स्टोर्स बंदे में 12,000 15,000 की दवाई जाती है, लेकिन 3,000 रुपये का जिम में एडमिशन नहीं लेते। तो आप क्या कहती हैं कि एक्सरसाइज करने से हमारे लंग्स में ताकत आती है? बिल्कुल आती है एक्सरसाइज। मैं कहती हूँ 3,000 रुपये का जिम में एडमिशन भी ना लें, घर पे वॉक कर लिया करें, घर पे वॉक कर लिया, ठीक है, और उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना टाइम सेट कीजिए और उसके हवाले से आप जितना टाइम आप सेट करें आहिस्ता आहिस्ता घर पे वॉक करें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज जो है वो आपकी जैसे बाकी जगहों पे ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजनेशन बढ़ाती है, वैसे ही आपके लंग्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। जो ख़वातीन घर पे बैठी हुई हैं, टीवी देख रही होती हैं और उसी से सीख रही हैं, उनके लिए कोई मेडिटेशन या कोई योगा टाइप की कोई चीज़ है जो लंग्स को बेहतर करती हो? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। उसमें बेसिक जो योगा की जो एक्सरसाइज है जिसमें इन आउट आप ब्रीथ करते हैं, ठीक है, उससे जो है वो आपके लंग्स की कैपेसिटी भी बेहतर, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कैपेसिटी बढ़ती है अगर डिजीज़ लंग है तो, लेकिन बहरहाल आपका जो एक ब्रीदिंग करने का जो एक तरीका है और जो ब्रीदिंग की वजह से जो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो बहुत हद तक बेहतर हो जाता है। बट मुझे बताइएगा कि ब्रीदिंग करने की टेक्निक क्या है, क्योंकि कुछ लोग मुंह से सांस लेते हैं जिनके गला भी खुश्क होता है और लिप्स भी ड्राई होते हैं और उनकी आदत होती है, तो सांस कैसे ली जाए? और अगर सांस अल्लाह मियां ने नाक से सांस लेने के लिए, तो किस तरह, और अगर नाक से जो है वो नाक से सांस लें और जैसे कि मैं लेके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि नाक से सांस लें और फिर उसको मुंह से बाहर निकाल सकते हैं, वरना आप चाहें तो नाक से भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अल्लाह मियां ने नाक रखी है सांस लेने के लिए, और अगर आपको नाक से सांस नहीं आ रही है तो प्लीज गेट योरसेल्फ इवैल्यूएटेड कि क्या प्रॉब्लम है। तो मतलब सिर्फ सूंघने के लिए नाक नहीं है और सांस लेने के लिए। बिल्कुल। ठीक है, अगर किसी को कोविड हो जाए और उसके साथ एज भी उसकी ज़्यादा हो और सांस का मसला हो या ओल्ड हिस्ट्री हो, तो उसके लिए आप क्या एहतियाती तदबीर बताएंगी? और साथ साथ एक और सवाल मैं कर देता हूँ कि मास्क से कितना फ़ायदा होता है? ये दोनों जवाब आप देखिए, मास्क तो 100% आपको लगाना है, ठीक है, जिसको कोविड है उसने भी अगर मास्क लगाया हुआ है और आपने भी मास्क लगाया हुआ है तो आप ऑलमोस्ट 95% सेफ है, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि हमारी सराउंडिंग में कौन कैरियर्स हैं और कौन नहीं, तो मास्क तो आपको ऐसी जगहों पर लगाना है जहाँ पर आपको जो है वो एक्सपोजर है। पहला सवाल तो आपका ये था। दूसरा ये कि कोविड अगर किसी ऐसे पेशेंट को हो जाए जिसकी एज ज़्यादा है या जिसको पहले से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, तो देखिए पैनिक तो नहीं करना है, ठीक है, और जैसे मैंने अब यही बोला कि ये वेरिएबिलिटी बहुत है, पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी बहुत है, आपका इम्यून सिस्टम पे बहुत डिपेंड करता है, आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। आपको प्रॉपर फिजिशियन के साथ इन टच रहना है, जो भी कंसर्न पर्सन है, आपको अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशंस मॉनिटर करनी है, आपको अपनी ब्रीदिंग मॉनिटर करनी है। कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो रहा है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही काम की बातें हमने आज जानी है, और आई थिंक जिनको सांस का मसाइल हैं उनको अगर ये सेगमेंट देखने को मिल गया तो उनकी बेसिक नॉलेज बढ़ जाएगी। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके होने का फ़ायदा उठाऊँ, और एक बहुत अच्छा सा मैसेज आप आवाम को क्या देना चाहेंगी? मैं बस आवाम को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हॉस्पिटल में कोविड नहीं दिल लगा रहे हैं हम लोग, और कोविड एग्जिस्ट करता है, इसको प्लीज़ डिनाई मत कीजिए इस फैक्ट को कि कोविड नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि अपनी जो भी कंसर्न प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए डॉक्टर्स के पास आइए, घर में बैठ के इलाज मत कीजिए सिर्फ इस डर से कि हम हॉस्पिटल आएंगे तो हमें कोविड हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह फिर दोबारा हम आपको ज़हमत देंगे, क्योंकि आपकी जो फील्ड है ये,
और आने वाला जो कोविड और शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ, दोस्तों मेनी थिंग्स वो कनेक्टेड हैं। आज के शो पे बेसिकली हमने क्या बातें सीखी हैं मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। नंबर एक ये कि हर सांस की बीमारी या हर सांस की दुश्वारी जो है वो कोरोना से मुंसलिक ना करें, क्योंकि मौसम की तब्दीली जो है वो भी सांस की दुश्वारियों में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। अगर आपके घर में कोई ज़ईफ़ इंसान है और उसको कोई एस्मा का मसला है या उसको ठंड का मसला है तो प्लीज़ उसको गर्म कपड़े पहनाएं, क्योंकि मौसम की तब्दीली से सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे समझ आता है वो ये कि सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी से भी परहेज़ करें, क्योंकि जब आप सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, शीशा ज़्यादा करते हैं, वेपिंग करते हैं तो क्या होता है कि आपके जो फेफड़े हैं उनकी जो अपनी सेहत है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होती है, साथ साथ स्टेमिना भी ख़राब होता है। तो एक्सरसाइज का इस्तेमाल लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो शख्स एक्सरसाइज करता है, जो शख्स वॉक करता है, आप यकीन करें उसकी सांस की दुश्वारियाँ, सांस की बीमारियाँ बहुत दूर रहती हैं। साथ साथ अपने चारों तरफ जो लोग हैं जिनको एलर्जी के इश्यूज़ हैं उनका भी ख्याल करें। एज अ डॉक्टर मैं आपको यही मशवरा दे सकता हूँ कि रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करें और तंबाकू नोशी, शीशा, वेपिंग इन सब से दूर रहें। और तीसरी बात, अच्छा खाने का हमेशा इंतज़ाम रखें। जो शख्स इन तमाम चीज़ों को फॉलो करेगा, गारंटी देता हूँ एज अ डॉक्टर कि उसको सांस की दुश्वारी या सांस की बीमारियाँ मेरे ख्याल से कभी भी ना हो। इस फाइनल नोट के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और इंशाअल्लाह अगले संडे 11 बजे दोबारा हाजिर होंगे किसी बहुत ही अहम टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।